स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। देखिए यूपी पीसीएस मेंस की पेपर 6 की सीरीज़ में हमारा ये अगला वीडियो है। इसमें यूनिट 5 हम लोग देखेंगे। तो इसका सिलेबस क्या है वो देख लेते हैं। अगर जिसने पुराने नहीं देखे हैं वो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है पेपर 5 और 6 दोनों की। ये पेपर 6 का अगला वीडियो है, ठीक है। यूपी की सिलेबस देखते हैं यूनिट 5 का। यूपी की लोक वित्त एवं राजकोषीय नीति, कर एवं आर्थिक सुधार, एक जिला एक उत्पाद नीति। तो ये इसका सिलेबस है। तो इसी के हिसाब से हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो मेन पॉइंट देखेंगे इसमें, जैसे राजस्व व्यवस्था के समक्ष क्या चुनौतियां हैं यूपी में, है ना। तो इसमें देखिए राजस्व व्यवस्था के समक्ष चुनौतियां, ये सीधा सीधा क्वेश्चन बन के आपसे पूछ सकता है। तो इसमें देखिए एक तो चुनौती ये है कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था यूपी की, है ना। तो राजस्व की, क्योंकि कृषि पे तो कर लगता नहीं है तो इसलिए राजस्व की कमी रहती है। पूंजी निवेश में कमी होती है। और पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम देखोगे राष्ट्रीय व राज्य लेवल में अंतर निरंतर बढ़ रहा है। जो पीसीआई है राज्य का और राष्ट्रीय स्तर का जो गैप है इसमें वो लगातार बढ़ता जा रहा है। छोटा जोत आकार है, जोत का छोटा आकार है यूपी में। और औद्योगिकरण व उद्योगों को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं है, सरकार की तरफ से पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। कर चोरी है या कर आधार सीमित है, यानी कर आधार सीमित है मतलब बहुत कम ही लोग कर देने वाले हैं, लेकिन ज़्यादातर कर से छूट प्राप्त में है श्रेणी में आते हैं। और अधिकांश जो कैपिटल है, अधिकांश कैपिटल का असंगठित क्षेत्र में ये कैपिटल नहीं कार्यबल है। अधिकांश कार्यबल का असंगठित क्षेत्र में कार्यरत होना ये भी एक चुनौती है, क्योंकि ये इनका सामाजिक सिक्योरिटी वगैरह नहीं मिल पाती है संगठित क्षेत्र को। तो ये एक चुनौती है, इसका डेटा भी नहीं रहता है ना। और अगला है इसमें सार्वजनिक उद्यम या तो बंद है या फिर घाटे में चल रहा है, तो ये अगली चुनौती है। तो राजस्व की कमी हो जाती है इस राज्य में। भ्रष्टाचार व संसाधनों के आवंटन की न्यायपूर्ण एवं तार्किक व्यवस्था की कमी है। तो ये कुछ चुनौतियां हैं, और भी हों तो आप यहाँ साइड में ऐड कर सकते हैं इसमें। अगला देखिए उपाय इसके क्या क्या हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट नीति है, इसको और सुदृढ़ बनाया जाए। सार्वजनिक उद्योगों में निवेश में वृद्धि की जाए। तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया जाए। पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष बल दिया जाए। कर चोरी व भ्रष्टाचार को रोकना। एमएसएमई उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना। विदेशी निवेश को आकर्षित करना या बढ़ावा देने के लिए ऐसे प्रयास करना। स्टार्टअप व आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। तो ये थे आपके उपाय। अगला देखते हैं। देखिए यूपी में एफआरबीएम एक्ट आया था 2004 में, फुल फॉर्म में यूपी राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन, जो 2004 में अधिनियम आया था। इसमें संशोधन हुआ है 2020 में ही, सेकंड संशोधन है। आर्टिकल 200 के तहत ये लाया गया था। 2020-21 में देखिए फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा प्राकलित जीएसडीपी के 5% सीमा पर बनाए रखने का इसमें बोला गया था। उद्देश्य क्या थे इसके, तो राजकोषीय स्वामित्व व संपोषणीयता सुनिश्चित करना, यानी फिजिकल डेफिसिट कम करना। और संचालन जो अड़चने आती हैं नीति में उसको दूर करना। उधारों, प्रतिभूतियों, ऋणों और घाटों पर सीमा निर्धारित करना। सामाजिक व भौतिक अवसंरचना में सुधार करना। पारदर्शिता लाना और विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन करना। मानव विकास के अवसरों में वृद्धि करना। तो ये सब इसके क्या थे उद्देश्य। तो ये कहीं भी आए इसमें आप डाल सकते हैं इस एफआरबीएम एक्ट को, क्योंकि ये लाया गया था तो इसने एक सीमा निर्धारित भी की और कुछ उद्देश्य भी बताए राज्य के कि ये यहाँ पे फोकस करना चाहिए। तो ये आपको कहीं भी पूछे तो बता देना है। देखिए फिजिकल डेफिसिट बढ़ने के क्या कारण थे राज्य के। कारण में देखिए एक तो लॉकडाउन लगा रहा कोविड-19 के कारण, तो संसाधनों पर विपरीत गंभीर प्रभाव पड़ा। अतिरिक्त संसाधन जुटाना भी एक कारण है, ये नहीं हो पा रहा है, तो ये एक कारण बन जाता है। आगे देखते हैं लोक वित्त, जो टॉपिक में है लोक वित्त क्या होता है। तो लोक वित्त में देखिए आय, व्यय और ऋण प्रबंधन का विवरण शामिल होता है। क्या होता है लोक वित्त, आय और व्यय और ऋण का प्रबंधन, इनको मिला के क्या बनता है लोक वित्त। आय में क्या होता है, तो आय की प्राप्ति देखिए दो स्रोत से होती है, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। ऐसे व्यय भी सेम है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। ऋण प्रबंधन में क्या आता है, तो सकल ऋण ग्रस्तता और ऋण की संरचना। तो ये इसमें ऋण प्रबंधन की संरचना है। तो ये हो गया आपका लोक वित्त। अगला देखिए इसी स्ट्रक्चर में आपको नया बजट रख देना है। ये बजट पुराना हो चुका है तो इसको आप मत देखिए, बाकी स्ट्रक्चर ये देख सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में आप आंसर में कोट कर सकते हैं इसमें, तो इसे मत आप अभी याद करिएगा। देख लेते हैं कुछ चीज़ें।
अगर ये आपको नहीं पता हो तो देखिए, राजस्व व्यय में ब्याज अदायगियाँ शामिल होती हैं। इसमें राजस्व व्यय में जो ब्याज अदायगियाँ होती हैं उनको शामिल किया जाता है। पूंजीगत व्यय में पूंजीगत परिव्यय और ऋण की अदायगियाँ शामिल होती हैं, और जिसमें आरबीआई से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो देखिए, राजस्व प्राप्तियों में क्या होता है, कर राजस्व प्लस कर इतर राजस्व, यानी कर से इतर राजस्व जो होते हैं दोनों ही शामिल किए जाते हैं। और पूंजीगत प्राप्तियों में ऋण की वसूली और उधार एवं अन्य देयताएं शामिल होती हैं, जिसमें आरबीआई से अग्रिम अर्थोपाय भी शामिल किए जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी अवधारणाएं थी, इनको समझना जरूरी है। सॉरी, ऋण की सरकार की ऋणग्रस्तता पे देखते हैं। तो देखिए, ये डेटा आपको सिर्फ इतना अभी याद कर लीजिए, ये ऋणग्रस्तता सरकार की है जीएसडीपी का 32.1%। जो पिछले जो बजट था 22-23 का, इसमें 7 लाख करोड़ था। कितना? 7 लाख करोड़ बजट घाटा ये ऋणग्रस्तता थी सरकार की। और ये 23-24 में बढ़ के कितना हो गया था? 7.84 लाख करोड़। तो अभी कितना है जो जीएसडीपी का जो ऋणग्रस्तता है, तो वो है 32.1%। तो ये डेटा आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसे तो आप याद रखिए। आगे देखते हैं, लोक वित्त प्रबंधन में कुछ चुनौतियां हैं, क्या क्या हैं। तो देखिए, इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, भ्रष्टाचार की समस्या तो है ही हर जगह, और अपर्याप्त वित्तीय संसाधन है ना। तो ये आपकी कुछ चुनौतियां हैं। अब इसको हटा दीजिए, ये पुराना हो चुका है डेटा। आर्थिक सुधार देख लीजिए क्या क्या हैं किए गए सरकारी प्रयासों में आर्थिक सुधार के लिए। देखिए, यूपी औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति आई थी 2022 में, लेके आए। तो ये सरकारी प्रयास थे। यूपी एमएसएमई नीति 2022। ये देखिए, एक चीज़ और जान लीजिए, ये जो नीतियां हैं इनसे क्वेश्चन बनने का बहुत चांस रहता है, इसलिए आप इन्हें एक वीडियो में अलग से लास्ट में सारी नीतियों के जो भी मुख्य प्रावधान है, उद्देश्य हैं, वो अलग से कराए जाएंगे। यहाँ पे आप सिर्फ इतना कोट कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आता है तो उस नीति का नाम दे सकते हैं, और कुछ एक आध इंपॉर्टेंट तथ्य आपको पता हो तो उसे शामिल कर सकते हैं। जैसे यूपी एमएसएमई नीति आई 2022 में, अवसंरचना का विकास हुआ है, रोड, हाईवेज और आपके इस पे ज़्यादा ही काम अच्छा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे देखने को मिल रहे हैं आपको, यूपी में सबसे ज़्यादा हो चुके हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अच्छा काम किया है यूपी ने। नियमन प्रक्रियाओं का सरलीकरण हुआ है, और लाइसेंस प्राप्ति है तो एकल खिड़की का निर्माण किया गया है। ऐसे कुछ प्रयास हुए हैं, और भी हैं बहुत सारे, लेकिन आपको इतने सारे नहीं डालने रहते हैं। ओडीओपी देख लेते हैं। इसमें अगला टॉपिक क्या है? ओडीओपी, यानी एक जिला एक उत्पाद योजना कब आई थी? 24 जनवरी 2018 को मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च की गई थी। प्रत्येक जनपद के लिए एक विशेष उत्पाद का चयन किया जाता है इसके तहत। उदाहरण देख लीजिए, जैसे लखनऊ में जरदोजी है, चिकनकारी है, अलीगढ़ का ताला है ना। तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कुछ कोट कर सकते हैं, लेकिन प्री के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये प्री में ज़्यादा पूछता है ये कि कौन सा उत्पाद कौन से जिले से संबंधित है। यहाँ आपको मुख्य उद्देश्य, लाभ और उन सब पे ज़्यादा फोकस करना है। तो उद्देश्य देखिए क्या है इसके। तो पहला, स्थानीय शिल्प या क्षमता को संरक्षण देना, विकास करना और उसका संवर्धन करना। युवाओं को रोजगार देना, उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र का संवर्धन करना, स्थानीय क्षमताओं में वृद्धि करना व रोजगार परक बनाना उनको, आय में वृद्धि और प्रव्रजन रोकना, यानी जो प्रवास होता है उसको रोकना। तो इसका एक उद्देश्य है उत्पाद की गुणवत्ता व क्षमता विकास में सुधार करना, और उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना, और विश्व स्तर पर इन्हें प्रतिस्पर्धी बनाना, है ना। उत्पादन इकाइयों और संगठनों का संवर्धन करना, जो इनको ऋण देके इन्हें मजबूत करती हैं। ऐसी संस्थाओं को क्या करना? उनका संवर्धन करना। तो इसके तहत क्या होता है, किसको ऋण देके करेंगे? तो जैसे सामान्य सुविधा केंद्र हैं स्थापित करके, विपणन सहायता देके उन्हें, तो इस तरीके से इनका संवर्धन किया जाता है इसके तहत। आगे है इसमें ओडीओपी की कुछ उपयोजनाएं हैं। देखिए, 2023 में सीधा सीधा उपयोजना से क्वेश्चन पूछा था। ओडीओपी की उपयोजना अब उठा के देखिए क्वेश्चन, तब आपको पता लगे। और उसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं है, थोड़ा सा पॉइंट है, तो उस योजना को वहाँ पे पूछ लिया गया था। पूरी योजना इस बार चांस है कि इस बार ओडीओपी आपकी सीधी सीधी आए। तो कौन कौन सी योजना है? सामान्य सुविधा केंद्र योजना है, जैसे सीएफसी बोलते हैं। विपणन विकास सहायता योजना, वित्तीय सहायता या मार्जिन मनी योजना, क्षमता विकास योजना, और सीएफसी। अब इनको चारों को देख लेते हैं। जैसे सीएफसी योजना है तो इसके कार्य क्या है? जैसे परीक्षण प्रयोगशालाएं बनाना, डिजाइन विकास और प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण करना, तकनीकी अनुसंधान व विकास केंद्र बनाना, उत्पाद प्रदर्शन सह विक्रय केंद्र बनाना, कच्चा माल बैंक या सामान्य संसाधन केंद्र बनाना, सामान्य रसद केंद्र भी इसके तहत बनाया जाता है, सूचना संचार व प्रसार केंद्र बनाना, पार्किंग, लेबलिंग तथा
पार्किंग नहीं सॉरी पैकिंग है, ये पैकिंग करना, लेबलिंग करना और बार कोडिंग की सुविधा ये इसी योजना के तहत CFC के तहत किया जाता है। मूल्य श्रृंखला से संबंधित अन्य अनुपलब्ध सेवाएं देना। पात्र कौन हो सकते हैं इस CFC योजना के, तो ये भी याद रखिए पात्रता। CFC योजना काफ़ी पूछने का चांस बढ़ जाता है इसका। पात्रता कौन है, तो NGO हैं, स्वयं सेवी संगठन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है यानी SHG, उत्पादक कंपनियां हैं, इसी उत्पाद इनमें से किसी के द्वारा SPV यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल का निर्माण किया जाता है इसमें। तो इसमें इसके तहत क्या होना चाहिए, जो ये कंपनियां हैं उनमें कम से कम 20 सदस्य होने चाहिए और 2/3 ODOP से हों, ये न्यूनतम 20 सदस्यों में से, है ना, तब ये जाके योजना के पात्र होंगे। अब देखिए SPV का उपयुक्त पंजीकरण प्राधिकरण के पंजीकृत कराना होगा, कोई प्राधिकरण है तो उससे पंजीकृत ये होनी चाहिए SPV, और एक सदस्य के पास 10% से अधिक शेयर ना हो, तो ये भी है इसमें ना। और इसमें देखिए SPV में आपके राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं। देखिए प्रोत्साहन राशि क्या है इसमें, तो 15 करोड़ तक की परियोजनाएं हैं उन पे 90% का वित्तीय सहायता दिया जाता है इसके तहत, 15 करोड़ पे, है ना, और 15 करोड़ से अधिक पर भी, लेकिन 15 करोड़ तक ही गिना जाएगा। अगर ऐसी परियोजनाएं हैं जो 15 करोड़ से अधिक हैं लेकिन उनका वो इसमें गिनी जाएंगी 15 करोड़ में ही आएंगी और 90% ही वित्तीय सहायता इसमें दी जाएगी। और विपणन विकास सहायता योजना, ये अगली योजना है उसी की ODOP की। तो इसमें क्या किया जाएगा, ODOP उत्पादों को क्या किया जाएगा, उचित मूल्य दिलाना इसका काम होता है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मेलों प्रदर्शनियों चयनित उत्पादों की बिक्री हेतु वित्तीय सहायता दिया जाता है। अगली योजना है मार्जिन मनी योजना। कौन सी, मार्जिन मनी योजना। तो इसमें क्या होता है, जितने भी सभी राष्ट्रीयकृत बैंक होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अन्य अनुसूचित बैंक योजना को वित्तीय सहायता दिया जाता है इनके थ्रू, ठीक है। MSME विभाग व निर्यात संवर्धन विभाग जो है वो मार्जिन मनी जारी करता है। कौन करता है मार्जिन मनी जारी, तो MSME विभाग व निर्यात संवर्धन विभाग के द्वारा मार्जिन मनी जारी किया जाता है ना। अगला देखते हैं, अब परियोजना लागत है और डिटेलिंग हो जाता है इसका योजना का, लेकिन इसके पूछने के चांस ये दोनों ही पेपर में आपकी है और कई अलग से टॉपिक हैं इसके, कई सारी यूनिटों में ये कॉमन मिलेगी योजना, इसलिए थोड़ा जरूरी है इसका। परियोजना लागत देखिए 25 लाख तक अगर है कोई सॉरी लागत अगर परियोजना की 25 लाख तक है तो उस पर क्या होगा, तो इसमें देखिए 25 लाख तक है, ये अलग है डेटा आपका, यहाँ तक इसे अलग रखिए। ये देखिए 25 लाख तक अगर है तो 25% अथवा 6.25 लाख देय होगा इसमें, जो भी कम होगा इनमें से वो दिया जाएगा। और 25 से 50 लाख तक की परियोजना है तो 6.2 लाख या 20% जो भी अधिक हो इनमें से वो देय होगा इस योजना के तहत। और 50 लाख से 150 लाख है अगर परियोजना की लागत, तो उसमें 10% या 10 लाख जो भी इनमें से अधिक होगा वो दिया जाएगा। और 150 लाख से ज़्यादा की परियोजना है तब 10% या अधिकतम 20 लाख जो कम होगा वो दिया जाएगा इसमें, ठीक है। क्षमता विकास योजना, ये अगली है क्षमता विकास योजना। इसमें क्या है कि क्षमता का विकास करना, कौशल का, वो कैसे होगा, देखिए इस योजना के तहत टूल किट दिए जाते हैं, यानी टूल किट वितरण योजना है। पात्रता कौन है, किसके पास होगी, तो जिसकी आयु 18 वर्ष न्यूनतम हो, निवासी UP का हो, शैक्षणिक योग्यता नहीं है इसके लिए, और शपथ पत्र देना पड़ेगा। प्रोत्साहन राशि क्या दी जाएगी, तो पहले से क्षमतावान रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग को दी जाएगी, जो पहले से ही आप एक इसका प्रशिक्षण ले चुके हैं, ठीक है। RPL जैसे शॉर्ट में बोला जाता है, ये जो ले चुके हैं उन्हीं को पहले इसमें प्रशिक्षण जो ले चुके हैं उन्हीं को दिया जाएगा प्रोत्साहन राशि। और अक्षम शिल्पकारों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। मानदेय कितना होगा, तो 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इसमें मानदेय दिया जाएगा, ठीक है। इसमें और थोड़ा सा वो देख लेते हैं, और ये थोड़ा सा इसको देख लीजिए। राजस्व वृद्धि में चुनौतियां हम लोग देख ही चुके थे, ये थोड़ी सी और हैं, जैसे GST प्रणाली से हानि हो रही है, डिजिटलाइजेशन का अभाव है, कर अवसंरचना रोकने में कमी है, और विद्युत सेक्टर में हानि जो हो रही है। तो ये सब क्या है और चुनौतियां हैं कुछ, उसी में साथ में जोड़ लीजिएगा, अलग से ये नोट की गई हैं। ODOP के उद्देश्य देख लीजिए, ODOP योजना तो देख ली वहाँ पे, लेकिन उद्देश्य हमने नहीं देखे, तो इसको भी पूरा कर लीजिए। आगे तो ये आएगा ही, अलग से फिर से टॉपिक ये देखने को मिलेगा दूसरी यूनिटों में। उद्देश्य क्या है, कला शिल्प क्षमता का विस्तार, आय वृद्धि, रोजगार सृजन
उत्पाद गुणवत्ता में सुधार, उत्पाद क्षमता में वृद्धि, उत्पादों को पर्यटन से जोड़ना, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना, स्थानीय शिल्प संरक्षण करना, विभिन्न शिल्पों में नवीनता का विकास करना, यानी उसमें क्या करना, इनोवेशन करना, हस्तशिल्पकारों का क्या करना, निर्धनता को कम करना, और निर्यात में वृद्धि करना। ये इसके कुछ उद्देश्य हैं, कुछ महत्व भी है, वो देख लीजिए। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है इसका। महत्व क्या है इसके, तो रोजगार सृजन होगा, प्रतिवर्ष 5 लाख का इसमें टारगेट रखा गया है। स्थानीय उत्पादों का उत्थान व विशिष्ट पहचान, प्रत्येक जनपद के चिन्हित उत्पाद को विपणन को बढ़ावा देना, समावेशी विकास को बल देना, पलायन पर अंकुश लगाना, ये सब हम देख ही चुके हैं। प्रदेश की संस्कृति का संरक्षण करना और क्षेत्रीय जो विषमता होती है उसको कम करना। तो ये था आपका 5वां यूनिट, ठीक है ना। तो इसमें इतना ही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।